बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। हमारा ये गपशप थेरेपी का जो सेशन है ये एक सेकंड सीक्वल है और इसका जो थीम हमारा, जो आप दोस्तों को अगर याद होगा तो ये हमारा था लिव लव एंड लाफ। हाउ टू लिव, हाउ टू लव एंड हाउ टू लाफ। तो ये एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। ये थेराप्यूटिक एक गपशप होती है लोगों के साथ, खासकर कोविड और पोस्ट कोविड। ये हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं कि हम ज़िंदगी को नहीं गुजारते बल्कि ज़िंदगी हमें गुजारती है। तो इस हवाले से माय नेम इज़ एजाज सर, आई एम द CEO ऑफ द CEO क्लब पाकिस्तान एंड एक सर्विस है मैनेजमेंट हाउस की CEO क्लब पाकिस्तान की और CEO टुडे की। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ आज का हवाले से, इस कॉन्सेप्ट के हवाले से कोई ऐसा चैलेंज जो पोस्ट कोविड हो। और हमने ऑडियंस बड़ी सिलेक्टिव रखते हैं ताकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं होनी चाहिए, ताकि अभी भी हम SOPs को फॉलो कर रहे हैं। माय क्वेश्चन टू यू, हाँ जी पूछिए जी, कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है? सर मैं एक क्वेश्चन राइज करना चाह रही हूँ, हाउ कैन वी टैकल आवर माइंड कि इतने डिप्रेशन होते हैं माइंड में, हम लेकिन पब्लिक को शो करना है कि हम लोग फ्रेश हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं शो? सबटाइम फिर हम लोग उसी बैक में चले जाते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने इरम, आई रियली अप्रिशिएट। ये बिल्कुल सही, बल्कि हमारा स्टार्ट भी इसी से है कि ये जो हमारा जहन है। आपका क्वेश्चन क्या था हमारा? हम अपने दिमाग से कैसे खेल सकते हैं? अब आपको छोटा सा बता दूं कि दिमाग की जो एक सिस्टम है, ये ऑपरेशन दिमाग एक सर्किट में काम करता है। ये बिजली चल रही है ना, एक सर्किट में है। हम जो भी इस वक्त आप बैठे हैं, आपका गुफ्तगू, आपका दास, आपका बैठने का, आपकी टांग के ऊपर टांग आप उंगली के साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये हर बंदे की एक बॉडी लैंग्वेज है। उस बॉडी लैंग्वेज के अंदर उसकी अपनी उसकी इंटरप्रिटेशन है और उसने जो भी कर रहा है वो सीखा हुआ है, सुनकर, देखकर, बोलकर, अपना तजुर्बे के ज़रिए उसने सीखा हुआ है। तो माइंड की जो भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन हमारे 5 सेंसेस के थ्रू जाती है, स्टोर होती है, उसको हम एक उस सेंसरी जो परसेप्शंस होते हैं उसको हम एक मीनिंग्स देते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन है। तो माइंड के अंदर जो भी हमने, चाहे वो अच्छी चीज़ें डाली हैं या गार्बेज डाला है, तो उसकी एक इंटरप्रिटेशन है। और लाइफ के अंदर हर बंदे की अपनी इंटरप्रिटेशन है हर चीज़ की और उसके यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं। ये जो माइंड होता है ये बेसिकली एक मेंटल जो होता है ना, माइंड के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जिसको हम परसेप्शन कहते हैं, जिसको मेंटल फिल्टर्स कहते हैं। हम हर चीज़ जो बाहर जाते हैं उसको फिल्टर करके जो हमारी डेवलप हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम उसको फिर मीनिंग्स उसको अटैच कर देते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तानियों के अंदर जो ना हमने PhD की हुई है पाकिस्तानी में, स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की और वरी करने की। एवरीबॉडी इज PhD इन हाउ टू वरी, बट वेरी फ्यू पीपल दे आर ट्रेन्ड हाउ टू, क्या कहते हैं, गेट रिड ऑफ द वरी। अब मैट्रिक भी नहीं है वरी को सॉल्व करने में। प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, असल इंपॉर्टेंट होती है एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आई होप। हाँ जी, और कोई सवाल? दिस इज सईद वजाहत अलवी। और सर मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि इनके लाफ के लिए हमें क्या टाइम रिक्वायर्ड है इंटरटेनमेंट के लिए। अब टाइम की कैसे डिस्ट्रैक्शन है कि जहाँ शादी में है वहाँ पे लोग रो रहे, ठीक है, जहाँ कोई फौत होगी वहाँ हंस रहे, तो उनके पास टाइम नहीं है, उसको प्रॉपर कैसे यूटिलाइज करें। हम ये इमोशंस की और टाइम की डिस्ट्रैक्शन ये कैसे हैंडल की जाए? लोगों के पास टाइम नहीं है, जॉब, काम पे काम, क्या करें? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आज कल आप टेलीविज़न के प्रोग्राम्स देखें, यकीन जाने जितने भी इस वक्त जो हमारे कॉमेडी शोज चल रहे हैं प्राइम टाइम के ऊपर, आप उनको देख के रोते हैं लिटरली। उसमें आप, मेरे लिए, बंदे के लिए तो कोई लाफिंग उसमें पॉइंट्स नहीं आते। मैं उनकी इतने पैथेटिक ह्यूमर होता है, दे डोंट नो कि ह्यूमर क्या होता है और उस पर हंसा जाता है। सबसे मुश्किल काम है, ट्रेजेडी लिखना आसान है, कॉमेडी लिखना सबसे मुश्किल काम होता है। किसी इंसान को हंसाना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। आप यकीन जानने का कि वो हंसने वाली बातों पे हम रोते हैं, रोते वाली बातों पे हंसते। दूसरी बात ये है कि हमारा जो लाफिंग का जो सिस्टम है या इस किस्म के जो हमारे निज़ाम है, एक्चुअली हुआ क्या है कि हम बहुत सुपरफिशियल हो गए हैं। हमारी ज़िंदगी की जो डेप्थ है, ज़िंदगी की जो मायनी है, वो खो गए हैं कहीं। हमारे पास विजन था वो अब ख़त्म हो गया, उसकी जगह अब टेलीविज़न आ गया। हमारे पास ज़िंदगी बहुत एक ऊपर वाले लेवल पे आके रह गई। जब आपके पास ज़िंदगी में कोई डीप मीनिंग्स होते हैं, आपने देखा होगा आपकी दोस्ती उनके साथ होती है जिनके साथ डीप कन्वर्सेशंस होती हैं, जिनके साथ आप दिल की बातें करते हैं। हाय हेलो मौसम का हाल नहीं पूछते। अगर कोई आपका दोस्त कहता है ना, आप उससे जाके पूछते हैं। आपका पता है एक आम दोस्ती में और एक सही दोस्ती में क्या फ़र्क होता है? जब आप किसी दोस्त के पास जाते हैं तो पूछते हैं, अभी सुनाओ अलवी तुम्हारा क्या हाल है,
तो वो एक आपका नॉर्मल दोस्त है, या हाय हेलो वाला, जिसको हम वाकफकार कहते हैं, दोस्त भी नहीं कहते, अक्वेंटेंस कहते हैं, अक्वेंटेंस। उनको कहते हैं जी तुम्हारा क्या हाल है, तो क्या कहेगा, मैं ठीक हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। वो एक पिटे पटाए रटे रटाए वो वर्ड्स होते हैं। लेकिन अगर आपका वो अच्छा दोस्त है और यही जुमले बोल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, जलील और एक कमीने, और दिल की बात बता, तेरी शक्ल पे 12 बजे हैं, तू मुझे झूठ नहीं बोल सकता मेरे से, असली बात बता, तुम्हारा क्या मतलब कहते कि दोस्त को होता है ना जो आपकी जो इशारा समझ जाए, उसके लिए दिल की बात ना कहनी पड़े। और दोस्त होता ही वही है कि आपके अल्फाज भी ना इस्तेमाल हों और आपकी दिल की बात वो समझ जाए। तो वो एक नेक्स्ट डीपर मायनिंग है। इसी तरह मुस्कुराहट, ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे वो छुपा रहे हो, तो आपको पता चल जाता है कि आप कुछ चीज़ छुपा रहे हैं अपनी मुस्कुराहट के पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो है वो एंजाइटी को बाहर नहीं निकालते, फ्रस्ट्रेशन को, और हंसने की भी कोशिश, वो फेक करते हैं, लोग मुस्कुराहट को भी फेक करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप अपने कोई जो दोस्त होता है, ठीक है, अक्सर एक बंदे ने पूछा कि गर्लफ्रेंड में और बीवी में क्या फ़र्क होता है, कहते हैं कि आप जिसे मोहब्बत करें वो गर्लफ्रेंड है और जिसे एक्टिंग करें वो बीवी है। जस्ट ऑन लाइटर नोट, मेरा ख्याल है कि यू गॉट द आंसर। हाँ जी बताएं जी, क्वेश्चन और कोई सवाल है जी, पूछें जी। This is Wasim Sadaf here. Sir, I want to ask a question कि हम सर जो अपनी खामोशी के पीछे जो एक हमारा खौफ है, हम उसको छुपाते हैं, बयान करने अपनी डिज़ायर्स को, अपनी सम एक्सप्रेशंस को हम हिडन रखते हैं। ये जो हिडन रखते हैं, एक्चुअली आपने अभी बताया है कि जी जो एक झूठ है, झूठ से कैसे मतलब कि एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जबकि हम एक्चुअली हमारे पास है कुछ नहीं इस तरह का मवाद, झूठ बोल के हम हंसी लगाते हैं, अपने चेहरे पे लाते हैं, मुस्कुराहट लाते हैं, और झूठ बोल के ही हम खुद को सेव करने की कोशिश करते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बड़ा सवाल किया है। आई रियली लाइक योर क्वेश्चन सज्जाद साहब। एक्चुअली पहले तो ये बात बताएंगे कि हम अपने इमोशंस को फेक क्यों करते हैं, क्यों अपने आप से छुपाते हैं, दूसरों से छुपाते हैं। हम अपनी हंसी को, अपनी गुफ्तगू को, अपनी कोई भी दिल की बात को, उसकी बहुत बड़ी वजह है। आज सारे सुन लीजिए, सुनने वाले देखने वाले, कि सबसे बड़ा इशू हमारा अपने अंदर होता है, और वो है हमारी लो सेल्फ स्टीम। आई रिपीट, लो सेल्फ स्टीम। हमारा सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है हमारे अंदर, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में शुमार करते हैं। आपने देखा नहीं, आप किसी भी दफ्तर में काम कर रहे हो, आप थोड़े से किसी से बेहतर हो तो क्या होता है शफा, क्या करता है, अगला बंदा कहता है, आपके जेलस शुरू हो जाएगा, जेलसी, आपके टांगें काटने शुरू हो जाएंगी, अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर वो जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो बेसिकली पैदा होता है सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी से। और इन्फीरियोरिटी क्या है, किस चीज़ का नाम है, लो सेल्फ स्टीम का नाम है। जिस शख्स की सेल्फ स्टीम हाई होती है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसकी मैं सिम्टम्स बता देता हूँ, उसके पर्टिकुलर बिहेवियर बता देता हूँ, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। आपको सारा दिन आपको ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ की सेल्फ स्टीम हाई भी होगी, वो भी पता चल जाएगा कि ये बंदा ऊपर से जो कह रहा है ये अंदर से भी वैसा है कि नहीं। ये एक फिल्टर है जो मैं आपको दे रहा हूँ, एक लिटमस टेस्ट है जो आप अपने पास रखेंगे नेक्स्ट टाइम। वो क्या जी, अगर किसी बंदे को आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मक्खन लगा रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लैटरर है, और आपको पता चल जाता है कि इस वक्त ये फ्लैटरी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के वर्क प्लेस पे फ्लैटरी हाईएस्ट होती है। साहब के ऊपर, सर आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सर आज आपने बहुत अच्छी टाई लगाई हुई है, सर आप तो आज माशाल्लाह लगता है आपने कोई फेयर एंड लवली, आप चिट्टे बड़े लग रहे हैं आज। मतलब ये सारी फ्लैटरी हो रही होती है। सर आज छोटा सा काम होगा, उसके ऊपर इतनी फ्लैटरी चल रही होगी, सर क्या बात है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं आप। तो वो फ्लैटरी जो होती है ना, ये बेसिकली सिंबल है उसकी लो सेल्फ स्टीम का। जो बंदा ये फ्लैटरी करता है नेचुरल से, तो वो जो होती है ना, जो ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं या ओवर सिचुएशन जो अपना रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो फ्लैटरी होती है। फ्लैटरी के पीछे क्या वजह है, लो सेल्फ स्टीम। और उसकी बेस किस पे होती है, फ्लैटरी की और लो सेल्फ स्टीम किस पे बेस करते हैं, इसके पिलर्स क्या हैं जो कि इनविजिबल हैं, वो है आपकी फियर्स। इस फियर को रिमूव कैसे किया, वो अगला स्टेप है, मैं बता रहा हूँ। पहले आपको सिंपल सुन लें कि पहले आप समझ लें किसी चीज़ को। अगर आपको बीमारी समझ आ जाएगी, कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज द हाफ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब सोल्यूशन वाला पार्ट 50% बाद में है। पहले आप ये समझ लेंगे कि फ्लैटरी होती क्यों है। आप वाई समझ लें, फिर हाउ पे आ जाएंगे। हमेशा वाई के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ। तो वाई क्या है, वाई क्या है,
ये मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ कि फ्लैटरी इसलिए होती है कि लो सेल्फ स्टीम, और लो सेल्फ स्टीम क्यों होती है? इट इज़ बेस्ड ऑन इग्नोरेंस। क्या बोला? यस, इग्नोरेंस जो होती है ये इंसान की जो जहालत जिसको हम कहते हैं कि मुझे सारा पता है। मजे की बात है, जिसको पता चल जाता है वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता है। द मोर नॉलेज यू हैव, द मोर इग्नोरेंस यू फाइंड इन योरसेल्फ। सर बड़ी खूबसूरत मैंने बात की, उसमें आपकी बात से तो अब मैं उसको एक केयर कर रहा हूँ कि पहला जो चीज़ है जो इंसान को जो लिविंग नहीं करने देता, लाफ नहीं करने देता, लव करने नहीं देता, वो उसकी अपनी इग्नोरेंस है। अब 90% पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है सेल्फ डिनाइल में, सब अच्छा है। ये एक डिनाइल है। जैसे कल हमारे CCPU ने जो वाक़या दी, जो उसकी इंटरप्रिटेशन दी कि वो फ्रांस से आई हुई थी खातून, उसके लिए उसमें पाकिस्तान, हालांकि ये रियासत मदीना है। अकॉर्डिंग टू लास्ट 2 years हमें डिक्लेयर्ड है कि ये रियासत मदीना बन गई है जी। तो पिछले 2018 के इलेक्शन में उसी के लिए लोगों ने वोट दिया था ना, रियासत मदीना बनाने के लिए। अब रियासत मदीना की मिसाल देने के फ्रांस से जनाब कंपेयर कर रहे थे। यार खुदा के खुद खौफ करो यार, ठीक है जी। फ्रांस में ही तो कुछ नहीं हो सकता, और पाकिस्तान में जिसने गलती की ये खतून की गलती थी। कभी विक्टिम के साथ भी कोई ऐसे करता है? अगेन ये उसी चीज़ की कमी है। क्या? लो सेल्फ स्टीम, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ये। क्या जी? और किसकी बेस क्या बोला मैंने? डाउट्स, फियर्स, अननोन, ठीक है। और क्या बोला मैंने? इग्नोरेंस। और उसके ऑपोजिट क्या है? हाई सेल्फ स्टीम। जब आपका बिहेवियर में आप किसी शख्स की क्या करते हैं जी? तारीफ करते हैं, खुशामद और चीज़ है जिसको हम फ्लैटरी बोल रहे हैं। दूसरी क्या बोला जी? तारीफ, एप्रिसिएशन, जिसको हम क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन। आपको पता है, मैं आपका लिटमस टेस्ट लूँगा, आपको 5 बंदे 10 बंदे बैठे हैं, प्लीज टेल मी लास्ट 1 वीक में आपकी कितनी एप्रिसिएशन हुई? घर में, दफ्तर में, बाहर, और कितनी आपने एप्रिसिएशन की 1 हफ्ते में? अपने जूनियर को, अपने सीनियर को, अपने, यकीन जाने हम, क्योंकि हमारी एप्रिसिएशन होती नहीं है। ट्रस्ट मी, थिंक, ये सवाल मैं ओपन एंडेड छोड़ रहा हूँ। कितने लोगों की एप्रिसिएशन होती है? नो वे, कोई एप्रिसिएशन नहीं पाकिस्तान में होती। इसलिए हम एप्रिसिएशन हमने सीखी नहीं है, इसलिए हम एप्रिसिएशन करते भी नहीं है। मैंने तो 1 हफ्ते का बोला है, आपने कहा अगर 6 महीने का एनालिसिस करें अपना, जैसे डायबिटिक टेस्ट होता है 3 महीने का, ABC1 टेस्ट कराते हैं ना, 3 महीने की रिपोर्ट आती है। आप अपना जरा एप्रिसिएशन टेस्ट करें ना, कितने महीने, 3 महीने में आपने एप्रिसिएशन की लोगों की। हम क्या करते हैं? PhD इन क्रिटिसिज्म। वी आर नॉट मैट्रिक इन, क्यों? कि हमारी सेल्फ स्टीम लो है, इसलिए हमारा क्रिटिसिज्म हाई है। और कंक्लूड करता हूँ इस टॉप पॉइंट को, फिर आगे चलते हैं। वो ये है कि हाई सेल्फ स्टीम किसकी होती है? बेस्ड ऑन नॉलेज। और नॉलेज भी किस चीज़ का? सबसे पहला नॉलेज को फिजिक्स केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं, ये आपके नफ्स का नॉलेज, आपके सेल्फ का नॉलेज, आपके अंदर का नॉलेज, फिर आपका दुनिया का। इसको कहते हैं खुद शनासी। और पहले वाला मॉडल में क्या था? खुद फरेबी। अब आपको क्लियर हो गया। लो सेल्फ स्टीम किया जी? खुद फरेबी। और हाई सेल्फ स्टीम किया जी? खुद शनासी। और आज का जो गुफ्तगू है, आज की जो सारा सेशन है, ये गपशप थेरेपी, वो क्या है जी? खुद फरेबी से खुद शनासी का सफर है। अब क्लियर होगी बात? खुद फरेबी से खुद शनासी का सफर। यस, दिस इज द की, दिस इज द की। तो आज का ये सेशन जो है हमारा जो है ही ये खुद शनासी के नाम, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने खुदा को पहचान। दैट इज अ की। डन हो गया जी? हाँ जी। और क्वेश्चन जी, 1-2 क्वेश्चन, फिर हमने सेशंस को आगे फिर रैप अप करना है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मैं मायने में जन्म शहजादी, और जो लोग मतलब कि फेस से एवरी टाइम शो करवाते हैं कि वो बहुत गुस्से में, और शो करवाते हैं कि हमको हंसी भी नहीं आती, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में वो अपना एक मूडी बिहेवियर दिखाते हैं, या फिर दिखाते हैं कि वो मैच्योर है? इज दैट मैच्योरिटी? नहीं, बिल्कुल उसकी एक वजह नहीं, उसकी अगेन वही वजह होती है कि उनके पीछे छुपे उनके खौफ है, उनकी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। जो बंदा बहुत ज़्यादा, आपको पता है एक मैच्योरिटी की डेफिनेशन क्या है? मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यू विल रियली लर्न डेफिनेशन ऑफ मैच्योरिटी, कि जब आपसे गलती हो जाए आप माफ़ी मांग लें, जब किसी से गलती हो जाए तो आप माफ़ कर दें।
इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा ज़िंदगी का, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का सबसे बड़ा आर्ट है माफ़ी मांगना और माफ़ करना। दोनों के लिए आपको एक, आपका कमीना बंदा ना माफ़ कर सकता है, ना माफ़ी ना मांग सकता है। वो उसकी ईगो खड़ी हो जाती है, छोटी सी भी गलती करेगा मैंने तो नहीं की। आप ज़रा गाड़ी चलाएं बाहर सड़क पे, थोड़ा सा लगाएं, 99.99% लोग अपनी गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी गलती है ही नहीं। अगेन ये बिहेवियर्स हैं हमारी, जो क्वांटम है इसके ऊपर हमारी लो सेल्फ एस्टीम। अब मैं दो तीन चीज़ें कह के फिर आगे की तरफ जाता हूँ। नाज़ी, एनी क्वेश्चन? योर क्वेश्चन, कोई सवाल? लिव लव ये सेकंड सीक्वल है हमारा। हाँ जी अरफा, कोई क्वेश्चन? मैं हर बंदे से चाहता हूँ अपने हर्षे का एक सवाल ज़रूर पूछिए। सफदर साहब एनी क्वेश्चन? लाफिंग, लिविंग, शफक आपका कोई क्वेश्चन नहीं किया अभी तक? सर एग्रेसिव नेचर जो होती है वो लव को स्पॉइल कर देती है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनकी शादी होती है, प्रीटी गुड ओके कपल, लेकिन एग्रेसिव नेचर, अब ये तो बाय नेचर ही कोई एग्रेसिव है, कोई कोल्ड टेम्परामेंट है, इसको लोग कैसे हैंडल करें? और ये फैक्टर वक्त के साथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि मोस्टली अब जो लोग आ रहे हैं, एंजाइटी का फैक्टर तो है, लेकिन लव को जो स्पॉइल कर रहा है ये गुस्सा, जरा सी बात हो एकदम इश्तियाल अंगेजी में आ जाना, इस पे लोग क्या करें? इसमें दो चीज़ें, एक तो पाकिस्तानी में गुस्सा बहुत ज़्यादा इसलिए है, ये मेरी रिसर्च है कि पाकिस्तानी गोश्त बहुत खाते हैं। ट्रस्ट में, आप वेजिटेरियन बन जाएं, आपको देखें गुस्सा आता वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा। देख लें सफदर साहब, मैं लोगों को कहते हैं गुस्सा, मैं कहता जी गोश्त छोड़े ना ज़रा कुछ अरसे के लिए, लाहौर ये गोश्त नहीं छोड़ सकते। आपको पता चले कि ये, मैं तो कल एक गधा देखा, मैंने कहा यार नवा नवा आया लाहौर ओके, लाहौर के तो गधे खत्म हो गए सारे। हाँ नहीं मैं सही कह रहा हूँ यार, शुक्र आपने हंस लिया है। आपको लाहौर में गधा नहीं मिलेगा आपको, और अगर मिलेगा तो लगे नवा नवा आया सोने, नवा आए सोने। लाहौर के तो गधे खत्म हो गए। तो सर जी वो ना दूसरी में जो बात है ना, एंगर, एंगर की जो बुनियादी जो केमिस्ट्री है ना जी, वो फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एग्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन की जो बुनियादी केमिस्ट्री है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन मीट ना हो रही हो किसी भी सिचुएशन में, किसी शख्स से, किसी बंदे से, घर से, माशरे से, बच्चा जब जवान होता है तो तीन चीज़ों का बागी होता है, पता है आपको? गुस्सा होता है उसको सबसे पहले अपने अब्बे से। आप देख लें हर जो टीनेजर होगा उसको अपने अब्बा जी के साथ बहुत गुस्सा हो, नेचुरल, ठीक है, सबका ये नेचुरल आजकल के, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिवाइड है ना, मेंटल डिवाइड होता है। सेकंड गुस्सा उसको अपने हुकूमत से होगा, एक एंग्री यंग हीरो का आप देख लेंगे यही होगा, अपने सिस्टम से गुस्सा होगा। और तीसरा अपने खुदा से गुस्सा होगा कि यार ये क्या दुनिया बनाई है अल्लाह ने, है जी। तो शिकवा उसके साथ होगा कि यार अल्लाह मुझे अब्बा नहीं दिया, सही मुल्क नहीं दिया, मैं कहाँ पैदा हो गया, मैं भी कहीं कनाडा में पैदा होता, गलती से कहाँ किस मुल्क में पैदा हो गए यार। यहाँ तो टैलेंट डुल रहा है, यहाँ तो अपना गलियों में बह रहा टैलेंट, इतना टैलेंट हमारा, ठीक है जी, टैलेंट अल्लाह मैंने दे दिया और अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। सारी बात है कि आपके पास पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, आपको पता है बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेम पॉपुलेशन थी जब पाकिस्तान 71 में बांग्लादेश से अलहदा हुआ है। अब बांग्लादेश की आबादी कितनी है सर? 16 करोड़, और पाकिस्तान की तो 6 करोड़ का हमने इजाफा कर दिया 71 के बाद। मैं 47 की बात नहीं कर रहा, तो 6 करोड़ तो यूरोपियन यूनियन के 10 मुल्क है भाई। पाकिस्तानियों का पता 19, मैं आपको लिख के दे दूं, आप 100 बंदों का इंटरव्यू करें कि यार पाकिस्तान में अमीर होने के लिए क्या करना है, 99 क्या कहेंगे यार प्रॉपर्टी का बिजनेस करो। अमेरिका के जाके देखोगे अमेरिका की तरक्की का राज क्या है? 600 यूनिवर्सिटियां जिनमें से 500 दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपनी तरक्की की बुनियाद इल्म और तहकीक पे रखी और हमने अपने प्रॉपर्टियों के बिजनेस पे रखी। तो बताएं यार कौन सा मुल्क तरक्की करेगा? हम तो सारी जिंदगी आने वाले 100 साल तक हमने गुलाम ही होना है जी। क्वेश्चन तो एग्रेशन पे है ना, मैं बता तो दिया, वो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस को ये कहते हैं। इसका इलाज बता देता हूँ, पहले तो वजह बताई ना, ये वजह क्या है, अब इलाज है। इलाज क्या है? हासिल और ख्वाहिश के दरमियानी फासले को गुस्सा कहते हैं। आई रिपीट, थोड़ा गौर से सुनिए कि जुमले को, हासिल और ख्वाहिश। हासिल किसे कहते हैं? अचीवमेंट्स, और ख्वाहिश कहते हैं डिज़ायर्स। ये आपका मैथमेटिक्स का फार्मूला है क्या जी? एफ क्या है? फ्रस्ट्रेशन, या ए फॉर एंगर। फ्रस्ट्रेशन जो होता है क्या है, इसका नतीजा क्या है? हायर द डिजायर्स एंड लो द अचीवमेंट इज इक्वल टू
फ्रस्ट्रेशन। अब इसका इलाज क्या है कि अपनी ख्वाहिशें कम कर लें और हासिल बढ़ा लें। क्या बोला? ख्वाहिशात को कम कर हासिल बढ़ाना या ख्वाहिशें कम कर लें, दोनों में से एक करें ना, या ख्वाहिशें कम कर लें या हासिल को ज़्यादा कर लें। दोनों सूरतों में क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, -f हो जाएगा। जब -f हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन माइनस होगी तो आपका एग्रेशन नॉर्मल होगा। आप 99 पॉइंट जिस बंदे भी एंग्री बंदे का देखें, उसका डाइकॉटमी करें, उसका एनालिसिस डाइसेक्शन करें, एनालिसिस करें, पता चलेगा इसकी ख्वाहिशें इतनी है, हासिल है ही नहीं। So that means कि हम लोग सोचते ज़्यादा है और करते कुछ कम है। ठीक है ना? करना नहीं, सोचना तो अच्छी चीज़ है, लेकिन बात होती है कि हमारे पास एग्जीक्यूशन स्किल्स नहीं है। हम ख्याली किले बनाते हैं, एक वॉशरूम नहीं बना सकते, ज़मीन पे किले बनाते हैं। और मैं कहता हूँ किले बनाना भी बुरी बात नहीं है, खलाई किले नाजिया बनाएं, बड़े बड़े कासल्स बनाएं इन द एयर, लेकिन उसके नीचे बुनियाद रखें। क्या बोला? उसके नीचे क्या करें? किलों के नीचे बुनियाद रख दें, किले बनाएं ऊपर, लेकिन बदकिस्मती से हम नीचे बुनियाद होती नहीं, हम किले कासल्स इन द एयर वाली बात करते हैं। जी नाजिया। तो हमारा टॉपिक इज लिव लव एंड लॉस। जी। आजकल जनरली सोशल मीडिया पे एक चीज बहुत रिवॉल्व करती है दैट इफ यू वांट टू लिव लव और लॉस यू हैव टू लव, यू हैव टू डिलीट द टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ। क्या ये फॉर्मूला ठीक है? देखिए, वो लोग जो आपको तंग करते हैं, एक बात सुनिएगा, तो किसी क्या की ये गोरों का मॉडल है नाजिया, हर बंदा किसी ना किसी की स्टोरी में विलन होता है। और जब आप किसी की स्टोरी में सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, क्योंकि क्या पता विलन के आड़ में बहुत अच्छे दोस्त को खो दें आप। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको पता है कि जो बंदा ज्यादा बिटर होता है ना, टॉक्सिक होता है, जिसको आप समझते हैं, वो सबसे ज्यादा आपके लिए बेहतर होता है। जो आपकी तारीफें करता है झूठी और आपके साथ वाह वाह कर रहा होता है, आपकी जो आपको थोड़ी दिनों के लिए तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, वो क्या आपकी वो ईगो मसाजिंग कर रहा है। और लाभ तीनों का तो बेड़ा गर्क हो गया। नहीं नाजिया, देखें, कड़वी दवाई असर रखती है। आपको बात मैं कह रहा हूँ, परमानेंट लव लिव की बात हो रही है, या टेम्परेरी नहीं हो रही। टेम्परेरी तौर पे लोग आपके साथ बड़ा घंटा अच्छा एंजॉय करेंगे, लेकिन थोड़ी देरों बाद पता चलेगा यही तो मेरा आस्तीन का साम निकल आया, इससे मैंने दिल की बात की, इसने मेरे पूरे पाकिस्तान में घुमा दी, दुनिया में घुमा दी। आप आंखें मट्टी में डाके रो रहे होते हैं कि आज के बाद आप कसम खा लेते हैं कि आज के बाद मैं अपनी दिल की बात कभी किसी से शेयर करूंगा ही नहीं, क्योंकि इसने मुझे मोहब्बत में मारा। कहते हैं साहब थप्पड़ मार लो, मोहब्बत से ना मारो। मोहब्बत से ज्यादा जो लोग मारते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो टॉक्सिक का मतलब ये नहीं होता कि बुरे लोग जबान के, टॉक्सिक का मतलब होता है इंटेंशन की बुरा कौन है। हमें क्या पता किसी की बिहेवियर से पता चल जाता है, बता तो रहा हूं मैं आपको। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मोहब्बत सबसे करो, लेकिन ट्रस्ट नहीं रिपीट नहीं, मोहब्बत सबसे करो, लेकिन ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट कर लो। टेस्ट बिफोर ट्रस्ट। मोहब्बत में ना किसी को टेस्ट करें, लेकिन ट्रस्ट में जरूर टेस्ट करें, ये क्लियरिटी है। टेस्ट की फॉर्मूलेशन। और याद रखिएगा बात कि कहते हैं ना जी कि मैं कहता नहीं, माफ़ी की बात आती है ना, तो अगर किसी से गलती होगी उसकी माफ़ी होती है। नहीं रिपीट कर रहा हूं मैं, गुनाह की भी माफ़ी होती है, अल्लाह माफ़ करने वाला होता है ना। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो जरा सुन लीजिए। गलती की माफी है, आपसे गलती हो गई, गैर दानिस्ता तौर पे आपसे कोई चीज़ छूट गई, ये गिलास टूट गया, गलती हो गई यार, माफ़ी दे दे, मुझसे हाथ से गिर गया यार। लेकिन नाजिया, सब दोस्तों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, गलती की माफ़ी है, लेकिन बदनीयती की सज़ा है। आई रिपीट, उसकी माफ़ी, बदनीयती की, गुनाह की भी माफ़ी है नाजिया, चाहे गुनाह कोई भी हो। क्योंकि जब आप माफ़ी मांगते हैं, जब आप अल्लाह माफ़ करने वाले झूठ ना ले लेते हैं, और आखिरी सांस तक माफ़ी है। जब वो कब्ज़ करने आ जाता रूह, उसके बाद माफ़ी नहीं है। डेड हो जाता है, मैयत की माफ़ी नहीं है, जो उसने कर दिया माल चाल चले गए, लेकिन आखिरी सांस से पहले भी तौबा कर ली उसने। मौलाना रूम की ना नाजिया, मज़ार शरीफ के ऊपर एक इनग्रेव्ड है, कुदरतुल्लाह शाहब ने अपनी शाहबनामे में सबसे पहले वो दुआ लिख के लगाई हुई है, जो मौलाना रूम के उनकी जो तख्ते पे इनग्रेव्ड है। क्या जी? के वो फारसी में है मौलाना रूम की, उसमें उर्दू में शाहबनामे में लिखी हुई है ये दुआ। कहते जी कि तू अपना माफ़ी मांग ले, तू माफ़ी मांग ले, तू अगर 100 बार भी गुनाह कर चुका है फिर भी तौबा के दरवाजे खुले हैं, तू फिर तौबा कर ले,
क्या पता कि ये तेरी तौबा कबूल हो जाए। इस डर से ना तौबा कर कि मैंने बहुत गुनाह कर लिए हैं तो मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तेरा दर आज भी खुला है माफ़ी का, तो तू आखिरी सांस से पहले भी अगर तौबा कर लेता है तो तौबा करने वाला, बख्शने वाला, तौबा जो है ना वो बहुत ऊपर है तुमसे, तुम्हारी सोच से। तो 100 बार, क्या बोला, 100 बार भी गुनाह कर चुका है तो एक तौबा उसके ऊपर हावी होती है। रहमान और रहीम बहुत ऊपर है जब्बार और कहार से। पता आपको ये बात, उस्तादों ने कहा हुआ है रहीम और रहमान की जो सिफ्त है खुदा की वो 70 टाइम्स मोर पावरफुल देन जब्बार और कहार। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, हम फिर इसको आगे क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं जी। सर जैसे आप लोगों ने कहा कि आज का टॉपिक लव एंड लाइफ है, तो आजकल जो ज़्यादातर लोग हैं वो हसद और जलन का बहुत शिकार हुए हैं कि जैसे आपने अपने टॉपिक में कहा कि आजकल लोग सच्चे मुझसे दुआ नहीं होती किसी को लग ना जाए, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि आजकल लोग ऐसे क्यों हैं? वेरी गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि हमारी सबसे बड़ी जो डिजीज़ है ना, हमारी प्रॉब्लम्स, जो वो हमारी फिजिकल नहीं है बल्कि हमारी मेंटल एंड स्पिरिचुअल है। ठीक, जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगेन किसका है, ईगो है, जिसको हम तकब्बुर कहते हैं, और हसद है। ये हसद और ये जितनी भी जो होती है ना जी बीमारियाँ, जो जेलसी है, ये सारी की सारी, और गुस्सा, ये सारी की सारी क्या है जी, आउटकम है ऑफ ईगो। क्या बोला जी, आउटकम ऑफ ईगो। ज़रा याद रखिएगा, आउटकम ऑफ ईगो। उस बंदे को गुस्सा ज़्यादा आएगा जिसकी ईगो ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ये एक मैथमेटिक्स है, इक्वेशन है। हायर द ईगो, और ईगो भी दो तरह की है, एक प्राइड है वो पॉजिटिव टर्म में है, और जो ईगो जो बोल रहे हैं वो है फॉल्स एरोगेंस को कहते हैं। ठीक है जी, एरोगेंट जो होता है ना कि एरोगेंट है, उसके फॉल्स ईगोज होती हैं उसके अंदर। तो इस जो आपका जो अरफा का जो क्वेश्चन है वो इसलिए हसद ज़्यादा होता है कि हम जो होते हैं ना, हम वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। सर इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? मैं वही आगे जा रहा हूँ। कहते हैं, इशफाक साहब से पूछा गया कि सर ये क्या हो, कहते हैं कि जब आप अल्लाह की तकसीम के ऊपर राज़ी ना हो, इसको हसद कहते हैं। नाजिया क्या बोला, हसद की डेफिनेशन क्या है? जब हम अल्लाह की तकसीम, किसी को ज़्यादा रिज़्क मिल गया, किसी को ज़्यादा शक्ल खूबसूरत मिल गई, क्या चीज़, इसलिए तो कह रहा हूँ हसद की बीमारियों में जलते हैं वो, उसका नतीजा है। अल्लाह की तकसीम क्या होती है जी, उससे राज़ी ना होने का नाम हसद है। ठीक हो गया। इसलिए कहते हैं कि एक अल्लाह की मर्ज़ी, इसका इलाज आपने पूछा, अब इलाज सुन लीजिए हसद का और इस एंगर का इलाज क्या है, ईगो का। वो कहते हैं जी कि अल्लाह की मर्ज़ी और बंदे की मर्ज़ी के दरमियानी फासले का नाम हसद है। ठीक हो जी, तकब्बुर है। अल्लाह की मर्ज़ी और बंदे की मर्ज़ी का फासला ख़त्म हो जाए तो ये है जी पीस ऑफ माइंड, ये है जी नफ्स मुतमइन्ना। ये बड़े खुश नसीब लोगों को मिलता है। आज का सेशन मैं इससे बड़ी बात नहीं होगी कि जब इंसान की मर्ज़ी और अल्लाह की मर्ज़ी एक हो जाए, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। तूने अगर वो दे दिया जो तेरी चाहत है तो उसके बदले में तुझे मिल जाएगा जो तेरी चाहत है। तो जिसकी अल्लाह को अगर आप उसकी ज़ात की बात करते हैं, अगर हमें उसकी साथ हम उसको कनेक्ट कर दें, वो जो इकबाल का जो मैंने आज का थीम रखा, खुद शनासी से दुनिया शनासी का सफ़र करते हुए हम खुद फरेबी से निकलें और खुद शनासी और खुदा शनासी की तरफ चले जाएं। जिसने अपनी खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। नहीं, जिसने अपने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचानने का तरीका क्या है? सादा तरीन, अपने सेल्फ को पहचानने का। सर एक लास्ट क्वेश्चन हो सकता है? जी बोले। सर न्यू जनरेशन जो है उनमें एक प्रॉब्लम जो है वो ये यानी कि बड़ी तेज़ी से आ रहा है कि दुनिया मेरे मुताबिक हो जाए, मेरे वालिदैन ठीक है, मेरे दोस्त हो जाए ठीक है, मेरे अजीज़, मेरा बॉस उस तरह हो जाए। तो ये किस वजह से यानी कि आप समझते हैं? अगेन वही बात होती है कि जब तक ज़िंदगी के साथ आपका वो एक तो तजर्बा नहीं होता, ठीक है ना, जब तक आप ज़िंदगी को नहीं समझते, फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ नहीं आती, तो ये ख्वाहिशें जो होती ना जी, इससे ज़िंदगी नहीं गुजरती। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे बड़े निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी। तो आप ज़िंदगी को ना, आपको ना एक विशफुल थिंकिंग से निकलना है। आपने ज़िंदगी के अंदर एक जो मॉडल है ना, वो रियलिस्ट कम ऑप्टिमिस्ट का मॉडल है।
बहुत रियलिस्ट भी होना वो भी खतरनाक है, बहुत ऑप्टिमिस्ट होना वो भी खतरनाक है। तो आपकी ज़िंदगी का मॉडल ये है कि आपको उनकी ख्वाहिशें और उनके जो डिज़ायर, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके बारे में और आपकी उनके बारे में, उनका फासला आपने कम से कम करना है। जितना ये फासला, मैंने आपको एक फार्मूला दे दिया है नाजिया, कि हासिल और ख्वाहिश के दरमियानी फासले को क्या कहते हैं, फासला कम हो जाए, ये क्या होता है जी, इसको क्या कहते हैं, हासिल और ख्वाहिश कम हो जाएं, यानी कि बराबर हो जाएं। जितनी आपके हासिल था उतनी आपकी ख्वाहिशें हैं, या जितनी आपकी ख्वाहिशें हैं उतना आपका हासिल है, तो आपको क्या मिलेगा नहीं इनाम में, पीस ऑफ माइंड। और ये हासिल और ख्वाहिश का फासला ज़्यादा हो जाएगा तो क्या मिलेगा, पीसीस ऑफ माइंड। आई रिपीट, क्या मिलेगा, पीसेस ऑफ माइंड। आप हर वक्त अपने आप से लड़ते रहेंगे और लड़ते लड़ते जो ना आपको अपनी दुनिया से चले जाएंगे। हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी एडिशन है आपके इस टॉपिक के लिहाज से, जो कि थोड़ा ऊंची बोलिएगा। लव एंड लव का जो आपका टॉपिक है, इसमें छोटी सी एडिशन मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि माहिर नफ्सियात कहते हैं कि जज्बात जो हैं वो जज्बात को पैदा करते हैं। जज्बात जो हैं वो जज्बात को पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, अगर आप खुश नहीं हैं, आप लाफ नहीं कर पाते, तो खुश होना, खुश अपने आप को करना सीख लें, सुपरफिशली कर लें, नहीं है वैसे ही मुस्कुराना शुरू कर दें। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग आपकी इस अदाकारी को सच समझना शुरू कर देता है और उसके अकॉर्डिंगली आपके जज्बात भी इनसाइड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो एक ये आदत भी है कि आप अपने आप को खुश रखना और खुश फील करना वैसे ही शुरू कर दें। अगर आप नहीं भी हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जज्बात जो हैं वो इनसाइड भी वो डेवलप हो जाए। ये आपने जो हसीब साहब ने जो बात की है, मैं उसको बाकायदा तौर पे, ये बेसिकली ये जो एक मॉडल था ये दिया था इज इक्वल टू एफ, ठीक है, ये कहते थे, ठीक है जी। आपको पता है ये विलियम जेम्स हैं जो हार्वर्ड के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, गुरु थे, फाउंडर्स में से। वो ये कहते थे कि ए इज इक्वल टू एफ, ये ए इज इक्वल टू एफ एंड एफ इज इक्वल टू ए वाला फार्मूला है जी। ये बड़ा आपको सच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इज इक्वल टू एफ नाजिया? ए इज इक्वल टू एफ का मतलब है, जिसमें हसीब कह रहे हैं, बेसिकली ये फार्मूला है, मैंने पिछले 20 साल से ये फार्मूला लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्या जी? एक्शन इज इक्वल टू फीलिंग्स एंड फीलिंग इज इक्वल टू एक्शन, ए इज इक्वल टू एफ एंड एफ इज इक्वल टू ए। अब इसको कैसे ट्रिगर करना है? इसको कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। ये आपने फ्रेज याद रखनी है, फेक इट अंटिल यू मेक इट, फेक इट until you make it. मिसाल के तौर पे आपको मैं कहता हूँ यार अलवी साहब, आपको मैं एक ना नई फिल्म में हीरो कास्ट कर रहा हूँ और आपके मध्य मुकाबले एक बड़ी आपकी जो सफ़े अव्वल की हमारी हीरोइन है वो आपके साथ एक एक्ट करेंगी, ठीक हो गया। और आपको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है कि जी आप इनके साथ बैठ के डायलॉग बोलने हैं मोहब्बत के। आपको पता है कि वो फेक डायलॉग्स होते हैं, फेक इमोशंस होते हैं, लेकिन वो क्या है, एक्शन जब करते हैं तो एक्शंस क्या कर देते हैं आपके अंदर, आप डायलॉग बोलते हैं और आपको डायरेक्टर बार बार प्रोड्यूसर कहता है इसमें थोड़ी इमोशंस डालो। अब जब वो इमोशंस फेक होते हैं, लेकिन 2-4-6 महीने बाद पता चलता है फिल्म खत्म हो गई, आपकी सचमुच में शादी हो गई। क्यों? कि वो फेक नहीं रहे कुछ अरसे के बाद, है नाजिया, वो सचमुच में हो गए। तो ये ज़ेबा मोहम्मद अली की, लिटरली ये मैं स्टोरी बताऊं, वो प्रोफेशनल एक्टर था मोहम्मद अली और ज़ेबा, आपको पता है ना, बहुत बड़ी कपल्स की मशहूर जोड़ियाँ, फिल्मी जोड़ियाँ जिसे कहते हैं। तो ऐसे ही हुआ था कि वो डायलॉग 2-3 फिल्में उन्होंने इकट्ठी की और डायलॉग ये फेक इट अंटिल यू मेक इट वाला फार्मूला अप्लाई हो गया। दिल लगी कभी दिल की लगी ना बन जाए, ये ऐसे ही होता है। तो आज का हम सेशन एक क्लोज करते हैं एक बड़ी खूबसूरत पोइम के ऊपर, ठीक है, और एक गाना पहले छोटा सा गीत है, सारे मिलके गाएंगे। शफक रेडी हैं आप? है जी। एक रास्ता है ज़िंदगी, और ये हमारा एक थीम सॉन्ग होता है जी, हर एक म्यूज़िक के साथ फिर एक थीम हमारी पोइम होती है। तो पोइम आपके साथ अभी क्लोज करता हूँ। हाँ जी, 1, सब ने मेरे
क्या है ये सारा लिव लव लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है ये चलने का नाम है। जब आप रुक गए तो आपको तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो लिव लव लाइफ के ऊपर एक आज की जो एक पोइम है मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। कहते जी कि जहर मिलता रहा, नाजिया आज आपको डेडिकेट कर रहे हैं सारी आज की नशिस्त में, कि जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे। ये जो कोविड के दौरान भी लोगों ने जहर ही पिया है, ज़्यादातर लोगों ने, सिर्फ 5% लोगों की गुड्डी चढ़ी है, बाकी तो बेचारे उल्टे हो गए। तो उन लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, कि इसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज है इस रिसाइटल के अंदर। ये पोइम जो कि बहुत ही खूबसूरत पोइम है और सलमान अलवी ने इसको गाया भी हुआ है कि जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज़ मरते रहे, रोज़ जीते रहे, ज़िंदगी हमें आजमाती रही और हम ज़िंदगी को आजमाते रहे। ज़ख्म जब भी कभी जहन और दिल पे लगा, जहन और दिल पे लगा, तो ज़िंदगी की तरफ एक नया दरीचा खोला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, रोज़ चोट खाते रहे, रोज़ गुनगुनाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाइयों पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। तो ये आज की पोइम थी। आज के लिव लाफ में ये पोइम आप याद करें, इसको गुनगुनाएं। अब देखें आपके अंदर कितनी चेंज आती। और आज की जो 4 चीज़ें हैं सफदर भाई सबके लिए, हसीब, आज ये सेल्फ एग्रीमेंट्स हैं। मैं सारे दोस्तों से फिर इजाज़त लूँगा। ये 4 आपने पॉइंट्स हैं सेल्फ एग्रीमेंट्स के। अगर आपने लिव लाफ लाइफ को अगर ज़िंदगी की ओढ़ना बिछोना बनाना है, ये आपका थीम हो ज़िंदगी का, लाइफ का, कि मैंने ज़िंदा रहना यार, लाइफ को सेलिब्रेट करना है। हम बर्थडे करते हैं, बर्थडे क्या मतलब होता है जी, कि सेलिब्रेशंस हैं। कि आज आप इस कायनात के अंदर अरबों खरबों जो स्टार्स और गैलेक्सियों की गैलेक्सी में आप पैदा हुए या आपका बच्चा पैदा हुआ, उसको सेलिब्रेशन से। ज़िंदगी से कीमती कोई चीज़ नहीं है। और ज़िंदगी में मुस्कुराहट से बेहतर कोई आपका जेस्चर नहीं है, और हंसने से बेहतर कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्ट्रेटेजी आज तक यहाँ कोई बनी है। तो क्या है जी 4 एग्रीमेंट्स। अगर आपको इसको वाकई इसको अप्लाई करना है तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप इसको अगर लिख सकते हैं कर कागज़ पे, नहीं तो अपने दिल के ऊपर, अपने दिमाग की, अपनी रूह के ऊपर इसको एक अपनी लिख लें आप। नंबर 1 एग्रीमेंट, ठीक है जी। और मेरे साथ आपने इसको बोलना है कि आई विल नेवर टॉक अबाउट नेगेटिव ऑफ अदर्स। आई रिपीट, ये फर्स्ट एग्रीमेंट क्या है जी? ये आपके सेल्फ एग्रीमेंट्स हैं। ये आपने लिख के अपने दरवाजे पे लगाने हैं। रोज़ आपने उसको पढ़ना है 4 दफ़ा, बल्कि 100 दफ़ा आपने दूध पानी चाय के साथ इसको देखना है। पहला क्या जी एग्रीमेंट? आई विल नॉट टॉक अबाउट मैं दूसरों के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं करूंगा। ये प्लेज करें जी मेरे साथ सारे, ऐसे नहीं होगा। आई solemnly pledge I will never talk about negatives of others. Number 2, ठीक है, I will never assume. It means I will never jump to the conclusion. मैं कभी भी जब तक फैक्ट्स पूरे नहीं होंगे मैं किसी की चीज के बारे में अज्यूम करूंगी या करूंगा। ये सेकंड एग्रीमेंट है आपके साथ, अपनी सेल्फ के साथ। इफ यू रियली वांट टू लिव लव एंड लाफ, ये 4 एग्रीमेंट्स करने पड़ने आपको आज मेरे साथ। सेकंड क्या बोला जी? आई विल नेवर assume. It means I will never jump to the conclusion without getting complete information about the other things. Otherwise half जो आधा सच है, इसका मतलब है आधा सच आपको बेयकीनी और आपके रिश्तों को ख़त्म कर देगा। हम ज़्यादातर एज ए नेशन हम आधे सच का शिकार हैं। हर बंदा अपने आधे सच को पूरा सच समझता है। ये अजम्पशन है सबसे बड़ी कि मैनू पता है, मैनू सारा पता है। तो ये एक सेकंड। और थर्ड क्या बात किया जी? आई, एक तीसरा के बाद में एक चौथी हमारी एक जो है ना एक जो आपने ये जो करनी है कि आई विल, ये तीसरी अजम्पशन है, ये तीसरा सेल्फ का एग्रीमेंट है। आई विल हादी, ये आपने अजम्पशन कर रहे हैं, आप प्लीज चेक जो आई विल नेवर टेक थिंग्स पर्सनली। जब भी आपने किसी चीज़ को, आपने के बारे में, आपके बारे में बात की या आपको कुछ बुरा कहा, जो भी कहा, आप उसको पर्सनली नहीं प्रोफेशनली लेंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग।
आप अगर प्रोफेशनल हैं, अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो फिर ठीक है, नहीं, अगर कोई मिसबिहेव करेगा तो बता लो ना, how dare he? नहीं वो प्रोफेशनली हैंडल करना उसको। फिर आप भी मिसबिहेव करें तो वही तो कह रहा हूँ कि आपको प्रोफेशनली एक्सेप्ट करना है। अगर आपको कोई रिजेक्शन होती है, आपको कोई डिक्लाइन होता है, तो आप उसको दिल पे लगा लेंगे, आप कभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। तो पर्सनली किसी भी चीज को नहीं लेना। कैसे लेना? प्रोफेशनली। एक डॉक्टर है, उसका पेशेंट मर जाता है उसके हाथों, ठीक है, उसके सारे खानदान वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं। अगर डॉक्टर ने उसको पर्सनली ले गया तो फिर डॉक्टर ही अगले दिन वो सप्ताह जाने से रहा, कहेगा आज तो बाद मैंने तौबा कर ली, मुझे फेंटी पड़ गई है, पेशेंट के जो बेचारा मर गया है उन्होंने इतना मारा है कि अब तो मैं दोबारा पेशेंट में, अब तो मैं कभी पेशेंट सेंटर में जाऊंगा ही नहीं। क्या ऐसा होगा? वकील से कोई बंदे कोई फाइन लग जाए तो आगे सारे घर वाले उसका वकील के पीछे पड़ जाएं, तो वकील छाड़ देगा कोर्ट जाना? वकील को तो गालियां पड़ी हैं नाजिया, वकील को तो डंडे भी पड़े हैं, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। कोई भी प्रोफेशनल आदमी, अगर आप कोई भी प्रोफेशनल हैं, आपके प्रोफेशनल रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ आपको कोई कही जाए तो उसको प्रोफेशनली लेना है, पर्सनली। हालांकि वो पर्सनल होता है, वो बेचारा इंसान है, उसको हिट होगा, एग्रीड। सर आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी कोई गलत रिटर्न जमा हो जाए, कोई आपको कोई क्लाइंट आपको बुरा भला कहे, तो आप उसको क्या करेंगे? सॉरी करेंगे ना जी। और उसको पर्सनली ले लेंगे तो आपको 2 दिन डिप्रेशन से बाहर ही निकलेंगे, ठीक। चौथी चीज़ और आखिर सेल्फ एग्रीमेंट। क्या जी? कि आपने ज़िंदगी में कोई भी काम करना है, चाहे एक लेटर लिखना है, चाहे एक ईमेल लिखनी है, चाहे आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है आपने इसको यूनिवर्सिटी कॉलेज की, तो आपने वट एवर यू डू, तो आई विल डू दी बेस्ट। क्या बोला? क्यों? कि खुदा ने आपको बेस्ट बनाया है, आप खुदा की जो क्रिएचर है, द बेस्ट क्रिएचर है। तो आपने हर चीज़ में अगर बेस्ट करेंगे, आपकी उस छोटी सी चाहे ईमेल का अगर आपने बेस्ट तरीके से लिखी है, आपने कोई फ्लायर बनाया ट्रेनिंग का, आपने कोई अपने क्लास में किसी बच्चे को मैट्रिक के लिए तैयारी कराई है और दी बेस्ट कराई है, तो यकीन जानेगा कि दैट इज़ योर सर्विस प्रोडक्ट। सारी ज़िंदगी वो बच्चा आपको रिप्रेजेंट करेगा। आपने कोई काम किया है, या हमने एक मैनेजमेंट हाउस या लाइब्रेरी डिज़ाइन की है, तो मेरी ज़िंदगी के मेरे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं उसको हम दी बेस्ट करें, ताकि लोग इसको वाह वाह करें, देखते जाएं कि आपका ये प्रोडक्ट है, ये आपकी सर्विस है। तो रिपीट कर रहा हूँ जी, तो सेल्फ 4 एग्रीमेंट्स हैं जी जो आपने लिव लव लाइफ में करने हैं। फर्स्ट क्या जी? आई विल नेवर टॉक अबाउट नेगेटिव ऑफ अदर्स। पॉजिटिव बोलने हैं, नेगेटिव ऑफ अदर्स। दूसरा क्या बोले जी? सेल्फ एग्रीमेंट, आई विल नेवर अज्यूम, आई विल नेवर जंप टू द कंक्लूजन विदाउट गेटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड डेटा एंड फैक्ट्स, ठीक। वरना आप आधे सच का शिकार होके रिश्ते भी खराब करेंगे और फिर क्या करेंगे, आप जिंदगी में रोएंगे बैठ के, आप लिव लव लाइफ नहीं ऑप्ट कर सकते। और तीसरा क्या बोला जी? आई विल नॉट टेक थिंग्स पर्सनली। किसी चीज़ को आपने हमेशा प्रोफेशनली हैंडल करना है, चाहे लोग आपको गालियाँ मारे, पत्थर मारे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल है, उनको बुरा कहते थे, उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, तो क्या करते थे जी? बर्दाश्त करते थे। आप किसी बेवकूफ़ के साथ टक्कर नहीं मार सकते। और आखिर में क्या बोला? ज़िंदगी में जो भी आपने करना है, मोची बनना है तो बी द बेस्ट कॉबलर इन द टाउन। आपको बांसुरी बजानी है, खलील जबरान कहता है कि आपको बांसुरी भी सीख ली है और आप पहाड़ की चोटी पे जाकर भी बैठेंगे, वहाँ भी एक पगडंडी पहुँच जाएगी, क्योंकि जो सुनने वाले होंगे वहाँ भी आके आपसे सुनेंगे। आप अपनी फील्ड के नुसरत फ़तेह अली बन जाएं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप किसी जंगल में जाके बैठ जाएं, लोग वहाँ भी कव्वाली सुनने आ जाएंगे किसी मज़ार पे, जो उसके शौकीन होंगे। लेकिन आपको कव्वाली तो आपको आना तो चाहिए ना कुछ। तो जो भी आप काम करें, राइटर बनना है, पेंटर बनना है, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ दैट वर्ज ऑफ प्रोफेशन। सेकंड रेटेड और बी टाइप वर्जन या सी टाइप वर्जन, बी पेयर आपको पता है कितनी सस्ती चीज़ मिलती है, वही चीज़ अगर बी पेयर में मिले 1000 रुपये की चीज़ आपको 50 रुपये की मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ वही बी वर्जन है, ए वर्जन नहीं है। तो अपनी ज़ात का छोटा काम, कोई काम छोटा नहीं होता, बंदा छोटा बड़ा जो होता है ना वो होता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम बराबर होता है। तो विद दीज वर्ड्स हम आज का सेशन इसको क्लोज करते हैं। एक गालिब के जुमले के ऊपर, आज के लिव लव लाइफ गालिब कहते हैं कि नगमा हाय गाम को भी है दिल गनीमत जानिए। इस ज़िंदगी में अगर स्ट्रेस भी मिले, टेंशनें भी मिलें, नाजिया कोई आपका दिल भी तोड़ दे, तो आपने क्या कहना है? नगमा हाय गाम को भी है दिल बेसदा हो जाएगा ये साज़े हस्ती एक दिन। इस ज़िंदगी में ये हस्ती एक दिन ख़त्म हो जानी है। तो अगर आज आपको थोड़ा सा दर्द मिला है
ये दर्द असल में आपको उस रेगिस्तान की तलखियों का, इकबाल कहते हैं कि मत कर गिला बरहना पाई का, मत कर गिला बरहना, कि आपके पास जूती नहीं है और आप रेगिस्तान में नंगे पाँव चल रहे हैं तो गिला ना करो। क्यों कि अकद कुशा है या खारिज सहरा, के जो सहरा जो होता है रेगिस्तान के, जो खार आपके पाँव में जब चुभेंगे आपको दर्द होगी, तो उससे दर्द तो आपके साथ आपको उसकी हकीकत भी बयान करेगा कि रेगिस्तान कैसा है। अगर आपने बेहतरीन एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के और आप रेगिस्तान के अंदर से गुजर जाएंगे तो रेगिस्तान की हकीकत नहीं समझ आएगी। इस तरह ज़िंदगी की हकीकत भी समझ नहीं आएगी, उसका अकद कुशा नहीं होगा जब तक आप उसमें से नंगे पाँव नहीं गुजरेंगे। दीज वर्ड्स लिव लव। और ये अगले सैटरडे को फिर सेम टाइम सेम डे वही 3 बजे ये हमारा 3rd सीक्वल होगा और हम उसको, ये सीक्वेंस हम चलता रहेगा, ये हम इसको लेके चलेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। सी यू टुडे के पेज पे इजाज़त।